यानी कि वन प्रबंधन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे वन को किस किस प्रकार से प्रबंधन करते हैं, किस किस क्या स्पेक्टस होता है, क्या स्कोप होता है। ठीक है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो हम इसे 2-3 पार्ट में बांट करके हम इसे पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम इसका बेसिक चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो यह क्या रहता है, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट किसका एप्लीकेशन है, यह साइंटिफिक, टेक्निकल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल पर आधारित है फॉरेस्ट्री का। ठीक है, जो उसी को हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं फॉरेस्ट्री के। तो अब देखें हम कि फॉरेस्ट का हम जो मैनेजमेंट करते हैं, इसमें हमारा साइंटिफिक एस्पेक्ट शामिल है, टेक्निकल एस्पेक्ट शामिल है और जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, यानी कि हम इसमें साइंटिफिक तरीके से हमारे फॉरेस्ट को, पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे और हमें सस्टेनेबल यील्ड मिलता रहे, एक बराबर रेगुलर उत्पाद मिलता रहे और वह उत्पाद हो, वह अच्छा हो, वैल्यूबल हो, आसपास के लोगों को रोजगार मिले और ये फॉरेस्ट है हमारा, ये बना रहे। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। तो अब बात आता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्कोप की। तो सबसे पहला स्कोप देखिए, कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन एंड ग्रोइंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रोइंग स्टॉक है, यहाँ पर उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं फॉरेस्ट में, इसकी कंपोजिशन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के हम इसमें मनचाहे जो डिजायर स्पीसीज को, या यहाँ पर जो सुइटेबल स्पीसीज है, ठीक है, जो सुइटेबल स्पीसीज है उसे जनरेट करने में क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, ताकि हमें अच्छे सस्टेनेबल यील्ड उत्पाद हो सके, उस वहाँ के जो परिवेश के हिसाब से। ठीक है, एक अच्छे उत्पादन हो सके, बेहतर यील्ड हो सके, जिससे क्या कर सकते हैं, यहाँ के ग्रोइंग स्टॉक में, कंपोजिशन में हमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं। पहला जो इसको, दूसरा क्या है, हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस। अब देख लीजिए, कोई भी उत्पादन है, उस उत्पादन का हार्वेस्टिंग के बाद में मार्केटिंग भी जरूरी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसके हिसाब से तथा विभिन्न मार्केट मैनेजमेंट, मार्केट में हमें इस प्रोड्यूस को, यहाँ के जो उत्पादन को हम उस मार्केट में अच्छे प्राइस में बेच सके। तो इस चीज पर क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सारा वर्क का इकोनॉमिक अर्निंग पर क्या है, बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है, टिम्बर है, बीज है या अन्य जो उत्पाद है फॉरेस्ट से जो प्राप्त होता है, उसे एक अच्छे मार्केट तक, अच्छे मतलब वैश्विक बाजार तक, या जो नेशनल जहाँ भी जो मार्केट है वहाँ तक पहुँचाना और एक अच्छे उत्पाद को अच्छे इकोनॉमिकली क्या करना, रिटर्न करना, ये क्या होता है, दूसरा स्कोप होता है। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रॉपर्टी एंड पर्सनल। ठीक है, तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी और फॉरेस्ट प्रॉपर्टी के बीच में इस एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो देखिए, यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, या इस चीज में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है, प्रशासन जो करता है, एक अच्छे प्रशासन का भी स्थापित करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में जो भी लेबर या इकोनॉमिक जो इन्वेस्ट जो करना रहता है, वो चीज़ें करता है। तो यहाँ पर एक सकुशल इन्वेस्टमेंट की भी जिम्मेदारी मतलब होती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, ताकि जो फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी है उसे कोई नुकसान न पहुँचे और एक अच्छे यील्ड मिले और आसपास के लोगों को भी एक अच्छे रोजगार मिले। ये सारी चीज़ें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। एक अच्छा मतलब प्रशासन भी इसी में क्या होता है, जुड़ता है, जो फॉरेस्ट प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में। हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट फॉरेस्ट। अब बात आता है कि मैनेजमेंट जो प्राइवेट फॉरेस्ट की प्रबंध के बारे में बात आता है। तो प्राइवेट फॉरेस्ट की प्रबंध में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है कि इस प्राइवेट फॉरेस्ट की देखभाल के लिए जो नियुक्त होंगे वह क्या होंगे, प्राइवेट मैनेजर होंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट के हाथ में जब ये मैनेजमेंट रहता है, गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट है, तो गवर्नमेंट फायदा के साथ साथ प्रकृति को भी ध्यान देता है, वहाँ की सोशल बैकग्राउंड में ध्यान देता है गवर्नमेंट। इसके अलावा
अगर हम देखें वहां पास तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को भी ध्यान देने चलता है, लेकिन इसके विपरीत हम यहाँ पर फॉरेस्ट में प्राइवेट फॉरेस्ट की मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्राइवेट मैनेजर है वह क्या को ध्यान देगा जी, यहाँ पर ये ध्यान देगा मोर प्रोडक्शन को, ये ज्यादा उत्पादन को क्या करेगा, ध्यान देगा। इसके अलावा ये चाहेगा यहाँ से ज्यादा ये हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फसल का उत्पादन हो, ज्यादा टिम्बर का उत्पादन हो, और वह उत्पादन हो वह क्या हो, अर्ली हो, जल्दी हो, ठीक है। यहाँ पर जो रोटेशन का भी जो टाइम हो या बहुत फास्ट हो, है ना, जल्दी क्या है उत्पादन हो और ज्यादा उत्पादन हो, इस चीज पर क्या है जो प्राइवेट मैनेजर है वह फोकस करेंगे। लेकिन ज्यादा उत्पादन के चक्कर में एक चीजें हैं वह मेजर छूट जाता है। यहाँ पर जो बात करेंगे तो ये जो पर्यावरण को जो मैनेज करना है कि कितना नुकसान पहुंच रहा है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितना सॉइल का इरोशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ के जो सोशल जो है पीपल है उस पर उसका क्या असर पड़ रहा है, ये सारे चीजों पूरा एस्पेक्ट्स पर ये जो प्राइवेट फॉरेस्ट का जो मैनेजर है वह कंसीडर नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ फोकस किया जाता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को, ठीक है। तो यह प्रकृति के लिहाज से जो प्राइवेट जो फॉरेस्ट है सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है जो फॉरेस्ट है ये किसके हाथ में होना चाहिए जी, गवर्नमेंट के हाथ देख रेख में होना चाहिए। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यील्ड, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो उत्पादन की जो अवधारणा की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम यील्ड की, तो किस प्रकार के जो यील्ड होता है, उत्पादन होता है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला देखेंगे हम इंटरमीडिएट यील्ड। तो इंटरमीडिएट यील्ड के क्या अभिप्राय है, इससे क्या है जो प्रोडक्शन होगा, जो बीच में क्या है हमें वन उत्पाद प्राप्त होते रहता है। क्योंकि आपको पता है कोई भी जो फॉरेस्ट से रेगुलरली टाइम टू टाइम बिल्कुल उत्पाद ये नहीं मिलता है, ये क्या है बीच में उत्पाद मिलते रहता है। तो इसी जो बीच में जो उत्पाद प्राप्त होता है समय पे टाइम पे, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट यील्ड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज आता है फाइनल यील्ड। तो फाइनल यील्ड हम किसको बोलेंगे, जो वन के जो कुछ चीजों को क्या है प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा, तो उन चीजों को छोड़ करके, ठीक है, उन चीजों को छोड़ करके बाकी जितने भी मटेरियल जो एनुअली जो हार्वेस्टिंग होता है और वो उत्पादन जो प्राप्त होता है यहाँ पास, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइनल यील्ड के नाम से जानते हैं। तो ये आपके जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारा छोटे जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछे भी गए हैं, इस चीज को आपको कंसीडर करके चलना है। नेक्स्ट हम देखेंगे टोटल यील्ड। तो टोटल यील्ड के बारे में बात करेंगे तो टोटल यील्ड में हम इस दोनों यील्ड को जोड़ देते हैं, इंटरमीडिएट यील्ड और फाइनल यील्ड को जोड़ देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल यील्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नॉर्मल यील्ड। अब देखिए नॉर्मल यील्ड बहुत ही सिंपल है, यील्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉर्मल फॉरेस्ट। तो नॉर्मल यील्ड हम किसको बोलेंगे, जो नॉर्मल फॉरेस्ट सामान्य वन से जो हमें उत्पाद प्राप्त होगा वही हमारा क्या है, नॉर्मल यील्ड है। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे सस्टेनेड यील्ड, ठीक है। तो सस्टेनेड यील्ड तो हम देखेंगे सतत उत्पादन की बात करेंगे, ठीक है। तो सस्टेनेड यील्ड में यहाँ पास हम जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस, जो कंटिन्यूअस जो भी सप्लाई है, फॉरेस्ट सप्लाई है, फॉरेस्ट से जो भी उत्पादन है उसे एक निश्चित लेवल पे एक कंटिन्यू, यानी कि उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो ये फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट से हमें जो उत्पादन चाहिए, मान के चलिए इसका जो मैक्सिमम यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस फुलेस्ट कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट पर यूनिट एरिया, यानी कि देखिए जो पर यूनिट एरिया है इस एरिया में इसका जो मैक्सिमम यील्ड जो हमें क्या है कंटिन्यूअस मिलना चाहिए, मान के चलिए, यानी कि जो 100 मीट्रिक टन, यानी कि जो यहाँ से टिम्बर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हो रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, इसका रोटेशन मान के चलिए 20 ईयर है, तो इसे हम क्या करेंगे 20 भाग में बांट देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, ठीक है। अब इसे हम 20 ईयर में बांट देंगे 20 भाग में, तो हर साल
हम एक दो पोर्शन में क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे और नेक्स्ट साल में यहाँ पर जो फिलिंग करके छोड़ देंगे, दूसरा साल यहाँ, तीसरा साल यहाँ, ऐसा करके इस प्रकार से हम इसे कंटिन्यू क्या करते हैं, एक एक जो पोर्शन का लेते हैं। तो हर साल हमें क्या है, इसका जो उत्पादन है यह फिक्स हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं सतत उत्पादन या कंटिन्यूअस उत्पादन। इस फॉरेस्ट जो यूनिट की जो हाईएस्ट कैपेसिटी है, जो हमें कंटिन्यूअस एक सतत रूप में एक निश्चित आय, एक निश्चित रेवेन्यू प्रदान कर सके, उसी को हम क्या बोलेंगे, सस्टेन्ड यील्ड बोलेंगे। यानी कि जो उत्पादन है वह सतत रहे, बना रहे, रेगुलर रहे, कंटिन्यूअस रहे। इसी प्रकार के जो उत्पादन को सस्टेन्ड यील्ड के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रोग्रेसिव यील्ड। तो प्रोग्रेसिव यील्ड की बात करें तो देखिए ये नाम से ही क्या बोलते हैं, स्पष्ट है कि यहाँ पर जो प्रोग्रेस जो यील्ड होगा, उत्पादन होगा, वह लगातार क्या होगा, बढ़ते क्रम में होगा। यानी कि लगातार कुछ न कुछ यहाँ पास क्या होगा, प्रोडक्शन में राइजिंग होगा, यानी कि बढ़ोतरी होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट में डेजिग्नेट राइजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल एंड द क्रॉप बाय सिल्वीकल्चर ट्रीटमेंट। यानी कि जो सिल्वीकल्चर हम जो ट्रीटमेंट अपनाते हैं, शुरू में जो बताया था कि सिल्वीकल्चर वन का हम संवर्धन करके वन से अच्छे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम कंटिन्यू अगर सिल्वीकल्चर जो ट्रीटमेंट करेंगे, एक अच्छे वन का संवर्धन करेंगे, तो हमारा वन का उत्पादन है वह बढ़ जाएगा। यानी कि जुडिशियस ट्रेंडिंग, न्यायपूर्वक यहाँ पर जो ट्रेंडिंग करेंगे, इसके अलावा इंक्रीजमेंट फॉरेस्ट एंड चेंजिंग द क्रॉप कंपोजिशन। यहाँ पर हम जो फॉरेस्ट में जो क्रॉप है उसी कंपोजिशन को, वहाँ पर पाए जाने वाली जो वेराइटी को यहाँ पर हम चेंजिंग कर देंगे, अच्छे सेलेक्टिव वेराइटी को लगाएंगे, तो हमारा जो वन की उत्पादकता है वह बढ़ जाती है। और इसी जो वन की उत्पादकता को बढ़ते क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव यील्ड बोलते हैं। यहाँ पर जो उत्पादन होगा वह प्रोग्रेसिव पैटर्न में होगा। हम नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेज ऑफ सस्टेन्ड यील्ड, यानी कि जो सतत जो उत्पादन है उसकी लाभ को देखेंगे। तो पहला देखिए, इट फैसिलिटेट बाय बजटिंग इन द रेगुलेट टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट जो प्रोसेस है, बजट और उसका टैक्स वगैरह को, इसको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम आता है। क्योंकि सतत उत्पादन रहता है, आपको पता रहता है कि इतना उत्पादन है, तो आप उस हिसाब से उसके बजट बना सकते हैं, उसकी टैक्स की मतलब कर सकते हैं, सारा चीज को इसमें करते बनता है। दूसरा चीज है लोकल लेबर इज फुली एम्प्लॉयड। ठीक है, तो सस्टेन्ड यील्ड रहता है तो लोकल जो पीपल रहता है, लोकल जो मजदूर रहता है, वहां पर जो काम करते हैं, आसपास जो वन के आसपास निवास करते हैं, उसको फुल्ली क्या मिलता है, रोजगार मिलता है आसपास के जो लोगों को। तो ये दूसरा इसका लाभ है। तीसरा देख लीजिए, स्टाफ एम्प्लॉयड इज फुली इंगेज इन परमानेंटली। वहां पर जितने भी जो कर्मचारी रहता है, चाहे वो संविदा हो या रेगुलर हो, इन्हें कंटिन्यू इसको परमानेंट करने में क्या होता है, लाभ मिलता है। इन्हें हम अगर उत्पादन सस्टेनेबल है तो आप बजट प्लानिंग कर सकते हो, उस प्लानिंग के हिसाब से वहाँ के एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसे आप क्या कर सकते हैं, परमानेंट करते हैं। तो ये चीज क्या है, इसका लाभ है। तीसरा चीज देखिए, कॉन्ट्रैक्टर्स हैव एश्योर्ड एंड परमानेंट एंड एम्प्लॉयड। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स भी काम करते हैं छोटे छोटे, इनको भी क्या है, जो परमानेंट एक फिक्स रोजगार मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट फैसिलिटी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री। ये क्या करता है, क्या क्या सुविधा प्रदान करता है, यह जो वहाँ के जो क्या बोलते हैं जी, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में भी कच्चे माल की कंटिन्यू क्या करता है, सप्लाई कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तो कहीं पर कागज उद्योग है, पेपर मिल है, ठीक है, या अन्य जो टिम्बर संबंधित या जैसे प्लाई इंडस्ट्री है, तो वहां पर हम रॉ मटेरियल, ठीक है, जैसे टिम्बर या टिम्बर संबंधित अन्य जो रॉ मटेरियल है उससे क्या है, हम कंटिन्यू सप्लाई कर सकते हैं। इस पर भी क्या होता है, सुविधा मिलता है। अगर किसी को पता नहीं रहेगा किस फॉरेस्ट से इतना प्रोडक्शन मिलता है, तो उसके बेस में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री का मेन जो चीजें होना चाहिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के बेस में विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री और लोकल जो पीपल है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट खड़ा हो पाता है। हमने देखेंगे, मार्केट कैन बी डेवलप एंड गेन
कॉन्फिडेंस इजीली। तो मार्केट डेवलप करने के लिए वहाँ के जितने भी मार्केट में जो व्यापारी हैं, व्यवसायी जो काम करते हैं, ठीक है, कमर्शियल जो पीपल है, ये क्या कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस कर पाते हैं कि हाँ यहाँ के जो फॉरेस्ट में इतना मतलब हमें कंटिन्यूअस सतत उत्पादन मिल रहा है। तो उसी हिसाब से मार्केट क्या होता है, कॉन्फिडेंस साथ उसके आसपास से मार्केट भी डेवलप किया जाता है। तो ये सारे आपको क्या है एडवांटेज को याद रखना है, ठीक है। कूट वाले जो क्वेश्चन है उसमें इसी प्रकार की चीजें पूछ सकते हैं। तो आपको देखेंगे हम डिसएडवांटेज और हम सस्टेन रखे डिसएडवांटेज देखेंगे, इसमें क्या क्या जो डिसएडवांटेज है। तो पहला देखिए, इट कंसीडर टिम्बर प्रोड्यूस एंड बायोलॉजिकल फंक्शन रेदर देन इकोनॉमिकल फंक्शन। तो यहाँ पर हम किसको कंसीडर किया जा रहा है, इसमें तो टिम्बर प्रोडक्शन को, ठीक है, जो इकोनॉमिकल बायोलॉजिकली फंक्शन के बजाय यहाँ पर इकोनॉमिकली फंक्शन को क्या कहते हैं, कंसीडर किया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर वन में रहने वाले अन्य वन्य जीव है या जो इकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टस से अगर हम देखें तो एक इकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टस से देखें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो फूड वेब है या अन्य जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इसको क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिकल फंक्शन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है बायोलॉजिकल फंक्शन के अपेक्षा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोडक्शन कैरिड आउट इररिस्पेक्टिव। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोडक्शन जो उत्पादन लिया जाता है ये इररिस्पेक्टिव फिनोमिना हो जाता है, जिसकी वजह से काफी प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, यह भी एक डिसएडवांटेज है। दूसरा है, इट इग्नोर द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट्री एंड द अदर सेक्शन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पर फॉरेस्ट्री के और नेशनल इकोनॉमी के रिलेशनशिप को इग्नोर कर दिया जाता है। नेशनल जो इकोनॉमी के जो रिलेशन है इस पर कंसीडर नहीं ज़्यादा किया जाता है, यह भी इसका एक डिसएडवांटेज है। हम देखेंगे द रिजिड पॉलिसी इज नॉट सुटेबल ग्रोइंग इकोनॉमी। जो रिजिड जो पॉलिसी रहता है, ठीक है, क्योंकि जो भी कोई पॉलिसी है वह फ्लेक्सिबल होना चाहिए ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, एक बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए उस पॉलिसी को। लेकिन यहाँ जो पॉलिसी रहता है उसे रीच रहता है, और जो रीच पॉलिसी है यह सुटेबल नहीं होता है, यह इसका एक और डिसएडवांटेज है। इसमें और देखेंगे डिफिकल्टी इन द फोर्सिंग द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द टिम्बर इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है फ्यूचर की, भविष्य की, उसे क्या करना चाहिए, उसे करना क्या होता है, थोड़ा से डिफिकल्टी आता है, थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर आता है, यह भी इसका डिसएडवांटेज है। इट प्रिवेंट इंक्रीज द फीलिंग एंड द सेल ड्यूरिंग टाइम इन द हाई प्लेस। ठीक है, अभी देखिए जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में यहाँ पर रोटेशंस वगैरह काफ़ी सारा चीज़ें क्या है प्लान के हिसाब से फिक्स रहता है, जिसके वजह से यहाँ बस फिक्स रहता है कि आपको कितना कटाई करना है, उतनी ही कटाई किया जाता है। अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है तो उस दौरान भी यहाँ पर और अधिक वन की कटाई या अन्य जो प्रोडक्ट के हार्वेस्टिंग की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर जिसको पॉलिसी को अगर फ्लेक्सिबल पॉलिसी रहता तो यहाँ पर ये किया जाता कि जो पॉलिसी है कि यहाँ पर जो उत्पादन है तो थोड़ा सा चलो और कटाई कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन जो सस्टेन्ड यील्ड जो पॉलिसी है कि आपको इतना ही काटना है तभी आपका बराबर उत्पादकता है वह बना रहेगा, तो यहाँ पर ये जो सस्टेन्ड यील्ड की पॉलिसी, यहाँ पर जो ज़्यादा प्राइस बढ़ भी गया प्रोडक्ट का तब भी ज़्यादा हार्वेस्टिंग की अनुमति नहीं देता है, ज़्यादा फेलिंग की अनुमति नहीं देता है। अब हम बात करेंगे रोटेशन की, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया रोटेशन की। तो देख लीजिए, रोटेशन इज डिफाइंड एज द प्लानेट नंबर ऑफ ईयर बिटवीन द फॉर्मेशन और रीजनरेशन ऑफ क्रॉप एंड इट्स फाइनल फिलिंग। यानी कि यहाँ पर जो रोटेशन का क्या तात्पर्य यहाँ पर है कि हम कितने नंबर के जो बीच में यहाँ पर रीजनरेशन के लिए हम प्लान करते हैं कि उस प्लान में हमें क्या अच्छे उत्पादन हो सके। एक प्लान की रीजनरेट होने से फिलिंग के बीच का जो ड्यूरेशन रहता है उसी वही ड्यूरेशन क्या है आपका रोटेशन है। जैसे ये रोटेशन आपका अलग अलग वेरी हो सकता है कि अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग यहाँ पर रोटेशन हो सकते हैं।
तो इस चीज़ों में यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। अगर हम देखें रोटेशन में, तो रोटेशन में कुछ चीज़ें हैं जिसको इग्नोर किया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, रेट ऑफ ग्रोथ विल वेरी इन द रोटेशन कॉमन ऑल साइड्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे फॉरेस्ट का अलग अलग जो क्रॉप है, यहाँ पर जो वेरी करता है रेट, जो ग्रोथ की रेट वेरी करता है, उसे इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि रोटेशन की जो पीरियड है उसमें मतलब फेलिंग करना है, यानी कि करना है। देखेंगे, इट इन्वॉल्व सेक्रीफाइस इन मेच्योर इन द हार्वेस्ट रोटेशन एज। अगर हार्वेस्ट रोटेशन की एज में कुछ इमेच्योर जो प्लांट्स है उसे भी इग्नोर कर देते हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग करना है, मीन्स करना है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे जैसे एक्सीडेंट सच फायर डिसीज। ठीक है, तो ये सब चीज को रोटेशन में क्या है, इग्नोर कर दिया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे जो रोटेशन की लेंथ क्या में डिपेंड करता है। तो पहला देखिए, रेट ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे जो प्लांट की जो ग्रोथ कितना है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो प्लांट ग्रोथ, जो स्पीसीज है उसकी ग्रोथ पर क्या है, डिपेंड करता है। दूसरा चीज है सिल्वीकल्चर कैरेक्टर। सिल्वीकल्चर कैरेक्टर क्या है, इस पर भी रोटेशन की जो लेंथ है वह डिपेंड करता है। दी नेक्स्ट है रिस्पॉन्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल के रिस्पॉन्स के आधार पर भी इससे क्या है, डिपेंड करता है। चौथा है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। वहाँ पर किस प्रकार के जो इकोनॉमिकली कंसिडरेशन है यह भी मुख्य फैक्टर है। और नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट सोशल कंसिडरेशन। तो इतने जो कंसिडरेशन है, सोशल कंसिडरेशन मिला करके ये जो 5 जो फैक्टर है जो क्या करता है, रोटेशन की लेंथ को क्या करता है, निर्धारण करता है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साथियों टाइप ऑफ रोटेशन और आगे की पोर्शन को। आज के क्लासेस में हम इतना ही चीज़ों को कंसिडर करेंगे। आप लोग अच्छा से नोट्स बनाते जाइए और तैयारी करते जाइए। ये मत सोचिए कि लेक्चर हिंदी में है, इंग्लिश में है, या ऑलमोस्ट आपको इंग्लिश जो स्टूडेंट है उनके लिए भी सुइटेबल है और हिंदी वाले हैं उनके लिए भी सुइटेबल है। ठीक है, तो अब आज के क्लास में इतना ही। तो हमारे जो नए मित्र जो हमारे चैनल में जो व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन उसी से मिलता है। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।